हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का फिर से परफेक्शन आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आपको पता है कि हम जो है बायोलॉजी का रिवीजन सेशन लेके चल रहे हैं और एक क्लास हम पहले पढ़ चुके हैं जिसके अंदर हमने सेल के बारे में डिस्कशन किया था। और सेल के बारे में जहाँ पर हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था, सेल का वो सेक्शन था हमारा, हमने बात करी थी सेल डिवीज़न की, कोशिका विभाजन के बारे में हमने बात किया था। तो बच्चों, कोशिका विभाजन जो है हम पढ़ चुके थे, जिसमें हमने 3 तरह का विभाजन देखा था बेसिकली। एक हम देखे थे कि समसूत्री विभाजन होता है, एक जो है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है, और जो तीसरा टाइप रहता था वो था खंडन विधि यानी कि बाइनरी फिजन। तो बच्चों, ये हम देख चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर बेसिकली हम अगर बात करें तो हमारा जो सेल का सेक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसकी कुछ 2-4 चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है, तो वो ध्यान से एक बार समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास ऐसे फैक्ट्स आते हैं जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले पूछा जाता है स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका की जब बात आती है तो हम सीधा सीधा कहते हैं कि सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया में, माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया में। और कोशिका का नाम क्या होता है बच्चों? कोशिका का नाम होता है गैलीसेप्टिका। ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का। कई जगह हमें लिखा होता है माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया, लेकिन माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया सबसे छोटी कोशिका नहीं है। सबसे छोटी कोशिका होती है गैलीसेप्टिका, और ये गैलीसेप्टिका पाई किस में जाती है? तो अब हम बोलेंगे कि ये माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया में पाई जाती है। अब बच्चों, इसका एक और नाम होता है PPLO। अगर आप NCERT पढ़े होंगे तो NCERT के अंदर आपने देखा होगा कि PPLO करके एक टर्म दी हुई होती है। इस PPLO का मतलब क्या होता है? PPLO का मतलब होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों, ये इसका पूरा नाम होता है PPLO का, और ये हमारा जो है सबसे छोटा कोशिका होता है पूरे प्राणी जगत के अंदर। यानी कि लिविंग बीइंग की हम बात करते हैं तो कंप्लीट लिविंग बीइंग के अंदर जो है सबसे छोटा कोशिका गैलीसेप्टिका होता है, या फिर इसे PPLO भी कहा जाता है। पाया किस में जाता है? ये माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया में। और PPLO का पूरा नाम क्या है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारा पहला हो गया स्मॉलेस्ट सेल। इसके बाद हम बात करेंगे लार्जेस्ट सेल की। और लार्जेस्ट सेल तो आप सभी जानते ही हैं, ये कौन होती है? ये होता है आपका ऑस्ट्रिच एग, यानी कि शतुरमुर्ग का अंडा। ऑस्ट्रिच एग, शतुरमुर्ग का अंडा पूरे प्राणी जगत में सबसे बड़ी कोशिका होती है। देन हम बात करेंगे लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका। तो लॉन्गेस्ट सेल की जब बात आती है तो हम सीधा सीधा कहते हैं कि हमारी बॉडी में एक ऐसी सेल है जो पूरे प्राणी जगत में हर किसी प्राणी के शरीर में, अगर हम कोशिका को देखें तो सबसे लंबी जो कोशिका होती है ये मानव शरीर में पाई जाती है, जिसको कहा जाता है नर्व सेल, जिसको आप जानते होंगे न्यूरॉन के नाम से, या फिर इसका आपने नाम सुना होगा तंत्रिका कोशिका। तो बच्चों, ये हो गई हमारे प्राणी जगत के अंदर तीनों प्रकार की कोशिकाएं हमने देख ली। एक हो गई हमारी स्मॉलेस्ट सेल जो हमने देखी, किसके अंदर माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया में पाई जाती है, नाम होता है गैलीसेप्टिका या फिर PPLO। उसके बाद हमने देखी कि पूरे प्राणी जगत में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो सबसे बड़ी कोशिका का जब नाम आता है तो हमें पता है कि शतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे लंबी कोशिका की बात करी तो हमारे पास आ गया नर्व सेल, न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिका। इसके बाद नेक्स्ट, ये तो बात हो गई कि सारी की सारी हम बात करें अगर ऑल ओवर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब बात हुई तो हमने बोल दिया कि ये सभी प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में है ना। ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो वहाँ कौन सी होगी? ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारी मिलेगी
देखते हैं कौन कौन सी हैं। अब ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, मानव शरीर की। तो मानव शरीर में एक तो हम देख ही चुके हैं यहाँ पर कि ये जो लॉन्गेस्ट हमारी नर्व सेल ये ह्यूमन बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट सेल। तो स्मॉलेस्ट सेल जो है वो होती है प्यारे बच्चों स्पर्म, यानी कि शुक्राणु। ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। और अगर बात की जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की, लार्जेस्ट सेल, तो लार्जेस्ट सेल जो होगी वो होगी हमारी ओवम, या फिर हम कह सकते हैं अंडाणु। तो ये हमारी सबसे बड़ी कोशिका होगी। और लॉन्गेस्ट को चलो आप यहाँ पर एक बार लिख ही लीजिए, लॉन्गेस्ट सेल, और लॉन्गेस्ट सेल रहेगी हमारा न्यूरॉन या फिर नर्व सेल, या फिर हम इसे कहेंगे तंत्रिका कोशिका। तो ये रहेगा हमारा सेल्स के बारे में डिस्कशन कि सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे लंबी कौन सी है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब इसके साथ 2-3 और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, क्या क्या हैं उन्हें समझते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, तो यहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं हमारे पास, कुछ ऑर्गन्स हैं, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि ऐसी कौन सी सेल्स हैं, ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं which do not participate in cell division, यानी कि वे कोशिकाएं जो कोशिका विभाजन में भाग नहीं लेती हैं, वो कौन सी कोशिकाएं होती हैं। तो जब आप बात आती है कि कौन सी कोशिकाएं कोशिका विभाजन में भाग नहीं लेती, तो हम वही कहते हैं जो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, यानी कि न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिकाएं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो नर्व सेल्स होती हैं वो भाग नहीं लेती हैं किसके अंदर, सेल डिवीज़न के अंदर, कोशिका विभाजन के अंदर। अब एक अगला जो सेंटेंस हम लिखने वाले हैं इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम कहते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि जो सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट ही नहीं करती। अब हम उन सेल्स की बात करेंगे which have maximum growth और सेल डिवीज़न, यानी कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है कोशिका का विभाजन होता है, या फिर हम कहें कि जो बहुत ज़्यादा रैपिडली अपनी नई कोशिकाओं को निर्मित करती हैं, फॉर्म करती हैं, वो कौन सी कोशिकाएं होती हैं। तो ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं बच्चों जो हमारे शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो है विभाजन करती हैं, तो वो होती हैं हमारी लीवर सेल्स, यानी कि यकृत की कोशिकाएं। जैसा कि आपने देखा भी होगा, अक्सर हम एक चीज़ सुनते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक पर्सन है, तो लगातार अगर लंबे समय तक वो शराब का सेवन कर रहा है तो हम कहते हैं कि उसका लीवर ख़राब हो गया है। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ डॉक्टर वगैरह होते हैं, या फिर हम बात करें कि कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे अल्कोहल ले रहे हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं। और एक अल्कोहलिक पर्सन जो होता है वो रेगुलर अमाउंट में अच्छा खासा अमाउंट लेता है अल्कोहल का, जिससे क्या होता है कि जैसे जैसे, क्योंकि हमें पता है कि जब चीज़ें अवशोषित होती हैं तो अवशोषित होकर लीवर के पास आ रही हैं, और लीवर के पास आती हैं तो अल्कोहल की प्रेजेंस के कारण इसकी जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो मरना शुरू हो जाती हैं। अब अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहा है तो ज़्यादा मात्रा में कोशिकाएं जो है वो डेथ हो जाएगी, उनकी मर जाएंगी वो। और जब आदमी थोड़े अमाउंट में ले रहा है तो कम जो है कोशिकाएं डैमेज होती हैं, कम कोशिकाएं जो है उनकी डेथ होती है।
लेकिन हमने बोला कि रैपिड ग्रोथ करती हैं लीवर सेल्स, तो इसमें क्या होगा कि जैसे कुछ कोशिकाएं मर गई हैं तो उनकी जगह दूसरी कोशिकाएं जो है वो निर्मित हो जाएंगी। लेकिन जो एक अल्कोहलिक पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन करता है, तो लगातार एक लंबा अमाउंट या एक ज़्यादा अमाउंट सेल्स का डेड होने के कारण कुछ समय के बाद उसका जो लीवर है वो धीरे धीरे काम करना कम कर देता है और फाइनली लीवर नष्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है। और हम कहते हैं कि कोई भी एक अल्कोहलिक पर्सन है जिसके अंदर लीवर खराब होने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये होता है ग्रोथ के कारण कि इसके अंदर जो मैक्सिमम ग्रोथ है या जो मैक्सिमम सेल डिवीज़न है वो किस में प्रेजेंट होती है, लीवर सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये कुछ बात हो गई हमारी सेल के बारे में। अब एक छोटा सा जो डिफरेंस हमें पढ़ना है उसकी हम बात करेंगे। एक तरफ हम लिखेंगे एनिमल सेल और दूसरी तरफ हम लिखेंगे प्लांट सेल। तो हमें इनके अंदर जो है कुछ डिफरेंस जो है वो डिस्कस करने यहाँ पर क्या अंतर होते हैं। तो सबसे पहला अंतर जो एनिमल सेल होती हैं, एनिमल सेल्स के अंदर जो आउटर लेयर होती है, आउटर कवरिंग जो होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, जो कि बनी होती है किससे, फॉस्फोलिपिड से। लेकिन जब हम बात करते हैं प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में हमें पता है कि जो आउटर लेयर होती है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, वो आउटर लेयर बनी होती है किसकी, सेल वॉल की। और ये सेल वॉल जो होती है ये स्ट्रक्चर होती है किसकी बनी हुई, सेल्यूलोज की स्ट्रक्चर होती है। किसकी स्ट्रक्चर होती है बच्चों, सेल्यूलोज की स्ट्रक्चर। तो पहला डिफरेंस क्लियर है कि ये प्लाज्मा झिल्ली है और ये कोशिका भित्ति है। ये बनी है फॉस्फोलिपिड से, ये बनी है आपकी सेल्यूलोज से। इसके बाद दूसरे डिफरेंस की अगर बात करें तो जो एनिमल सेल होती हैं, एनिमल सेल के अंदर कुछ जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जैसे, या फिर हम बात करें राइबोसोम के जैसे, इसके अलावा हम बात करें गोल्जी बॉडी, ईआर, ये जो होते हैं वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि पूर्णतः विकसित संरचनाएं होती हैं। लेकिन जब प्लांट सेल की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ऑल दिस ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, आर अनडेवलप्ड और एब्सेंट। यानी कि ये जो कोशिकांग हमने लिखे हैं या तो ये क्या होंगे, अविकसित रूप में पाए जाएंगे, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि ये अनुपस्थित होंगे। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा डिफरेंस हो गया कि जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो एनिमल सेल के अंदर ज़्यादा अच्छे से पूर्णतः विकसित पाए जाते हैं, जबकि एक पादप कोशिका की जब हम बात करते हैं तो पादप कोशिकाओं में कुछ जो है जंतु कोशिका वाले कोशिकांग वो या तो क्या होते हैं, अविकसित होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो अनुपस्थित होते हैं। तो ये चीज़ हमारी हो गई। अब हम बात करेंगे नंबर 3 की। तीसरा जो डिफरेंस रहेगा इसके अंदर वो ये रहेगा कि जो हमारा एनिमल सेल होता है वो एक तरह से हम बात करें वो बाइलेयर्ड सेल होता है, यानी कि द्विस्तरीय होता है। जबकि जो प्लांट सेल रहेगा वो ट्राइलेयर्ड रहेगा, त्रिस्तरीय रहेगा। द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय का क्या मतलब हुआ, देखिए जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल के अंदर हम देखते हैं कि एनिमल सेल जो है उसमें सबसे बाहर एक झिल्ली जो उपस्थित है, उस झिल्ली को हम कह रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है हमारे पास न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। और ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक के बाहर से भी ये जो झिल्ली उपस्थित है इसे नाभिकीय झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नाभिकीय झिल्ली। तो यहाँ पर हमारे पास एक लेयर हो गई प्लाज्मा झिल्ली और दूसरी हो गई नाभिकीय झिल्ली। तो इसलिए जो जंतु कोशिका होती है वो द्विस्तरीय होती है, 2 स्तर उसमें पाए जाते हैं। लेकिन जब हम एक प्लांट सेल की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने कल भी आपको इस तरह से एक डायग्राम बना के दिखाया था, इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। कुछ इस प्रकार से, और इसके अंदर जो है हमारा जो न्यूक्लियस है, केंद्रक जो है वो इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी झिल्लियाँ हो गई? एक तो हो गई हमारे पास नाभिकीय झिल्ली, एक हो गई हमारे पास कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा झिल्ली, और तीसरी हो गई हमारे पास सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। तो यहाँ पे हमारे पास 3 लेयर प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको त्रिस्तरीय कहा जाता है। वहाँ पर इसमें 2 लेयर प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको द्विस्तरीय कहा जाता है। ये हमारा हो गया नंबर 3। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो एक चीज़ तो आपको पता ही है, ये चीज़ तो, ये वाला डिफरेंस तो आप सभी जानते ही होंगे कि जो एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं, जो रिक्तिकाएं हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, वो वैक्यूल्स स्मॉलर स्ट्रक्चर होती हैं, छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। वाइल जबकि प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, यानी कि जो हमारे लवक थे वो जंतु कोशिका में क्या होते हैं बच्चों? अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। लेकिन एक प्लांट सेल की अगर बात करें तो इसमें वैक्यूल्स एंड प्लास्टिड्स बोथ आर वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स। यानी कि दोनों की दोनों जो हैं, यानी कि लवक और रिक्तिकाएं जो हैं, दोनों की दोनों पूर्णतः विकसित संरचनाएं होती हैं। इवन अगर हम एक डिफरेंस और देखेंगे यहाँ पर, तो मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन एनिमल सेल कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा न्यूक्लियस। कौन हो जाएगा बच्चों? न्यूक्लियस। लेकिन जब हम बात करते हैं लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन प्लांट सेल, तो ये कौन हो जाएगा? यहां पर हो जाता है वैक्यूल यानी कि रिक्तिका। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, दोनों के दोनों पॉइंट्स। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन एनिमल सेल तो वो हो जाएगा न्यूक्लियस, और लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन प्लांट सेल वो हो जाएगा हमारा वैक्यूल यानी कि रिक्तिका। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे जिनको हमने डिस्कस किया है यहाँ पर। इसके बाद एक छोटा सा डिफरेंस और हम यहाँ पर देखेंगे। क्या डिफरेंस रहेगा? अब की बार हम डिफरेंस देखने वाले हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। बच्चों ध्यान से इस वर्ड को समझ लेना। यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट, इसके अंदर दोनों के अंदर कैरियो वर्ड आया है, यू के अंदर भी और प्रो के अंदर भी। तो इस कैरियो को मतलब कैरियो जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? तो कैरियो शब्द का मतलब होता है न्यूक्लियस। बच्चों क्या होता है? न्यूक्लियस। यहाँ पर भी कैरियो का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियस। यहाँ पर जो प्रो वर्ड लिखा हुआ है, इस प्रो वर्ड का मतलब होता है कि जो हमारा न्यूक्लियस रहेगा
वो प्री टाइप का रहेगा, यानी कि वो पुराने टाइप का जो है न्यूक्लियस केंद्रक हमारे पास रहेगा। लेकिन जब यू की बात करी जाती है तो ये होता है न्यूली डेवलप्ड, या फिर हम बात करें न्यूली ओरिजिनेटेड, यानी कि जो नए केंद्रक हमारे विकसित हुए हैं वो होते हैं यूकैरियोट्स, और जो पुराने केंद्रक हमें मिलते हैं वो होते हैं प्रोकैरियोट्स। तो इनके अंदर कुछ बेसिक डिफरेंसेस की हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर हम कहेंगे कि अनडेवलप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, यानी कि अविकसित केंद्रक इसमें पाया जाता है। और जो यूकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर वेल डेवलप्ड होते हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इसमें अनडेवलप्ड न्यूक्लियस है, वहां पर हमारा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। इसके बाद नंबर 2 की अगर बात करें तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है अनडेवलप्ड, इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, और इसमें कहेंगे फिर से वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, यानी कि जो नाभिकीय झिल्ली होती है वो नाभिकीय झिल्ली प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर अनुपस्थित होती है और यूकैरियोटिक जीवों के अंदर उपस्थित होती है। अब इसके बाद नंबर 3 पर आता है, इनके अंदर जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर राइबोसोम का जो टाइप रहेगा वो 70S टाइप होता है। कौन सा टाइप होता है? 70S इज प्रेजेंट। जबकि हम बात करें अगर यूकैरियोट्स की तो राइबोसोम जो होता है वो हमें मिलता है 80S टाइप का। बस आप इतना थोड़ा सा याद रख लेना कि यहाँ पर ये जो 70S और 80S है, इस 70 और 80S के अंदर S जो आया है, ये S यूज होता है स्वेडबर्ग यूनिट के लिए। स्वेडबर्ग यूनिट या फिर स्वेडबर्ग कांस्टेंट, क्योंकि जो हमारे ये जो S टर्म से जो वर्ड लिया हमने स्वेडबर्ग, ये स्वेडबर्ग वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने राइबोसोम के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, जिन्होंने बताया था कि 70S टाइप का एक राइबोसोम होता है और एक 80S टाइप का राइबोसोम होता है। देखिए हम 70S और 80S को यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा अपर लेवल चला जाता है और हमें BPSC का एग्ज़ाम देना है, वो भी बहुत ही कम समय में तैयारी करके। तो बच्चों आप इस पे फोकस रखिएगा, बाकी जो चीज़ें हैं वो कोई दिक्कत नहीं है, हम जैसे ही अपना सेशन ख़त्म हो जाता है इसके बाद अपन डिस्कस कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो है इसके अंदर डिफरेंस हम देखेंगे। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव membranous genetic material, यानी कि जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो मेम्ब्रेनस नहीं होता है। यानी कि सीधी सीधी हम बात ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो हमारा घिरा होता है जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ, वो अनुवांशिक पदार्थ यहाँ पर मुक्त अवस्था में फ्री स्टेट में जो है पड़ा हुआ रहता है, इसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं होती है। जबकि हम बात करें अगर यूकैरियोट्स की तो जेनेटिक मटेरियल इज कंप्लीटली कवर्ड, ढका हुआ रहता है बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर हम कहें नाभिकीय झिल्ली, नाभिकीय झिल्ली के द्वारा ये
घिरा हुआ रहता है। तो ये कुछ हमारे डिफरेंसेस हुए। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर समय का अभाव है, तो जो मेजर चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस यहाँ पर करके चलेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच डिफरेंस। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच एक छोटा सा डिफरेंस हो रहता है, उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तरफ हम लिखेंगे यूनिसेलुलर और एक तरफ हम लिखेंगे मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की हमें बात करनी है। तो यूनिसेलुलर क्या होंगे, मल्टीसेलुलर। मुझे लग रहा है कि आपको शायद इस बैकग्राउंड से कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बैकग्राउंड में मुझे नहीं लगता कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो हम जो है वाइट बैकग्राउंड ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर शायद अच्छे से चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक हो गया हमारा यूनिसेलुलर और दूसरा हो गया मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होगा, देखो बच्चों, यूनिसेलुलर की जब हम बात करते हैं तो यूनि का मतलब क्या होता है, यूनि जो होता है, यूनि का मतलब होता है सिंगल, और सेलुलर यानी कि सेल की बात हो रही है। तो ये जो पूरा ऑर्गेनिज्म होगा जो यूनिसेलुलर होगा, इसके अंदर कितनी कोशिकाएं होंगी, इसके अंदर केवल और केवल एक ही कोशिका होगी। लेकिन मल्टीसेलुलर की बात करें, मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन, सेलुलर यानी कि सेल। तो मल्टीसेलुलर की जब बात आती है तो हम कहते हैं कि मोर देन वन सेल इज प्रेजेंट, और जब यूनिसेलुलर की बात आती है तो हम कहते हैं सिंगल सेल इज प्रेजेंट। तो ये तो पहला डिफरेंस ही हम मान सकते हैं कि ये पहला डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे। लेकिन आगे हम बढ़ेंगे इसका दूसरा नंबर लेके। तो जो यूनिसेलुलर होते हैं तो बच्चों इनका जो डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, यानी कि इनका जो श्रम विभाजन रहता है वो श्रम विभाजन सेल बेस्ड होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि सेलुलर लेवल पर होता है, कोशिकीय स्तर पर होता है। लेकिन मल्टीसेलुलर के अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो बेस्ड ऑन, ये सेलुलर भी हो सकता है, कोशिकीय स्तर पर भी हो सकता है, टिश्यू लेवल पर भी यानी कि ऊतकीय स्तर पर भी हो सकता है, या फिर हम कहें कि ऑर्गन लेवल पर, अंग स्तर पर भी हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑर्गन सिस्टम लेवल पर भी ये हो सकता है। तो इनका डिवीज़न ऑफ लेबर जो रहेगा वो कोशिकीय स्तर पर, ऊतकीय स्तर पर, अंग स्तर पर, या फिर अंग तंत्र के स्तर पर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो इनका डिवीज़न ऑफ लेबर रहेगा वो सेलुलर लेवल पे, यानी कि कोई भी जो काम होगा इसमें एक ही कोशिका कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसके पास है ही केवल एक कोशिका, सिंगल सेल है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मोर देन वन सेल्स। और मैंने आपको बताया भी था कि जब हम कोशिकाओं को आपस में जोड़ते हैं तो वो टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर सेलुलर हो सकता है, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल हो सकता है। नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे, नंबर 2 की बात करते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहेंगे इनमें कंप्लीट बॉडी is exposed in environment, यानी कि संपूर्ण शरीर जो होगा वो इनका वातावरण के अंदर मुक्त अवस्था में पाया जाएगा या वातावरण के अंदर खुले रूप में प्रेजेंट होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टीसेलुलर की तो ओनली आउटर लेयर ऑफ सेल्स exposed in environment,
यानी कि जो बाहरी वातावरण में है इनका संपूर्ण शरीर मुक्त अवस्था में होगा, इनमें केवल और केवल जो आउटर लेयर होगी कोशिकाओं की वही जो है मुक्त अवस्था में वातावरण में दिखाई देगी। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, हमारे पास एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर एक ही कोशिका प्रेजेंट है। अगर बैक्टीरिया को उठा के मैं यहाँ पर रख देता हूँ, यहाँ पर रख लेता हूँ, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि बैक्टीरिया का पूरा ही बॉडी स्ट्रक्चर मुझे बाहर दिख रहा है, कोई सेल उसके अंदर ऐसी नहीं कि जो छुपी हुई है? ऑब्वियसली कह सकते हैं, क्योंकि एक ही तो कोशिका है ना, उसको बाहर से हम देख ही पा रहे हैं। अब कोशिका के अंदर कोशिका नहीं होती, उसमें कोशिकांग होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर की, जैसे हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो आप जो है बाहर की स्किन ही तो देख पा रहे हैं। क्या आप मेरी लीवर की सेल्स देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। क्या किडनी सेल्स देख पा रहे हैं? नहीं। क्या आप ब्रेन सेल्स देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी जो बॉडी है उसका जो आउटर कवरिंग होगा, उस आउटर कवरिंग की ही जो सेल्स होंगी सिर्फ उन्हीं को आप जो है एनवायरनमेंट के अंदर खुले रूप से देख सकते हो, जबकि एक कोशिकीय जीवों में संपूर्ण शरीर ही उनका क्या रहता है, बाहर के वातावरण में मुक्त रहता है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस रहेगा नंबर 4, इसके अंदर हम बात करें कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका जो लाइफ स्पान रहता है वो कैसा होता है, वो शॉर्ट होता है, वो छोटा होता है। जबकि जब मल्टीसेलुलर की बात करते हैं तो लाइफ स्पान इज लॉन्ग और मच लॉन्ग, लंबा होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत लंबा होता है इन कंपैरिजन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद एक और डिफरेंस हम देखते हैं यहाँ पर, तो जो यूनिसेलुलर होते हैं हमारे पास, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हम कह सकते हैं कि ऑल दीज ऑर्गेनिज्म परफॉर्म देयर फंक्शन with the help of single cell only। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर की, दिस ऑर्गेनिजम्स हैव different cells to perform different kind of functions। यानी कि हम सीधी सीधी बात करें तो जो एक कोशिकीय जीव हैं उनमें हमें पता है कि कितनी कोशिकाएं हैं, एक ही कोशिका है, तो जो भी काम करना होगा वो यही एक कोशिका कर सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर की, तो यहाँ पर मोर देन वन सेल्स हैं, यानी कि एक काम को करने के लिए एक ही प्रकार की कोशिकाएं हैं, दूसरे प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो दूसरे काम के लिए कार्य करती हैं। यानी कि सीधा सीधा हम कहेंगे दिस ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट सेल्स टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन, यानी कि अलग अलग तरह की क्रियाओं को करने के लिए अलग अलग प्रकार की हमारे पास कोशिकाएं अवेलेबल होती हैं। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हो गए हमारे एनिमल सेल और प्लांट सेल में, और इसी के साथ हम कहते हैं कि हमारा जो कोशिका वाला चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर हम लेके चलेंगे फूड कंपोनेंट्स, भोजन के घटक। तो प्यारे बच्चों, जो भोजन के घटक होंगे, जो फूड कंपोनेंट्स होंगे, उसको हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेके चलेंगे, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। और आप लोगों से भी यही उम्मीद मैं करता हूँ कि आप कम में ज़्यादा चीज़ों को समझेंगे, और एक बार के रिवीजन से ही मैं आपको ये श्योरिटी दे सकता हूँ कि आप इजीली किसी भी एग्ज़ाम को जो है अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कोशिश करेंगे कि जितना भी आपका बीपीएससी का प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन मार्क रहेगा, या फिर हम बात करें कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहेगा, वो मैक्सिमम जो है हमारी क्लासेस से कवर अप हो जाए।
ठीक है। तो हम बात करेंगे फूड कंपोनेंट्स, भोजन के घटक की। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं फूड कंपोनेंट्स की, हमारे पास 4 तरह के फूड कंपोनेंट्स निकल कर आते हैं। कौन कौन से 4 हैं? सबसे पहला आता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा जो है वो निकल कर आता है प्रोटीन, प्रोटीन के बाद हम बात करते हैं फैट्स की, वसाओं की, और वसाओं के बाद हमें पढ़ने होते हैं विटामिन्स। तो प्यारे बच्चों एक एक करके हम जो है इन चारों फूड कंपोनेंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कार्बोहाइड्रेट की। तो मैं इनका बेसिक स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसके अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। क्योंकि ये रखा हुआ है कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट्स यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात हो रही है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। लेकिन जब हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन के अंदर कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। इसके साथ ही एक चीज़ और हम नाइट्रोजन जो है उसको ऐड कर देते हैं और ये चारों मिलकर अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। अमीनो एसिड, और ये अमीनो एसिड जो है इन चारों से ही निर्मित होते हैं। और ये चारों से बनने वाले अमीनो एसिड मिलकर फॉर्मेशन कर देते हैं प्रोटीन का। तो ये तो बात हो गई कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की। फैट्स की बात करें तो यही अमीनो एसिड जो अभी हमने बनाए थे, इन अमीनो एसिड्स में हम ग्लिसरॉल को ऐड कर देते हैं और फॉर्म कर देते हैं फैट्स यानी कि वसाएं। और विटामिन्स की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आयरन है, कोबाल्ट है, मैग्नीशियम है। ये सारी चीज़ें जो है प्रेजेंट होती हैं विटामिन्स के अंदर। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा, बेसिक फॉर्मुलेशन रहेगा इसके अंदर एलिमेंट्स का कि हमारे जो फूड कंपोनेंट्स हैं वो किस किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं। अब बात आती है कि इनका फंक्शन क्या होता है। तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोवाइड्स एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन्स क्या करते हैं? ये यूज होते हैं टू फॉर्म बॉडी स्ट्रक्चर, या फिर हम कह सकते हैं टू फॉर्म बॉडी मसल्स, बोन्स एंड टिश्यूज। ये तो हो गई बात फॉर्मेशन की। या फिर हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि सिर्फ फॉर्मेशन ही नहीं, इनका यूज़ रिपेयरिंग में भी होता है। जब कोई टिश्यू जो है डैमेज हो जाता है, कोई बोन डैमेज हो जाती है, तो प्रोटीन्स ही वो स्ट्रक्चर होती हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जो डैमेज पार्ट है उसको रिपेयर कर सकते हैं, उनका जो है मरम्मत कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की। फैट की अगर बात करें तो फैट्स का काम भी होता है एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड करना, लेकिन ये एनर्जी केवल और केवल इमरजेंसी कंडीशन में ही प्रोवाइड करवाते हैं। तो इमरजेंसी कंडीशन के अंदर ये जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं विटामिन्स के ऊपर। तो विटामिन्स के अंदर आपको ये चीज़ जाननी है कि यहाँ से ना एनर्जी मिल रही है, ना कोई बॉडी फॉर्मेशन हो रहा है, ना ही कोई मसल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ना ही कोई टिश्यू जो है वो डैमेज हो रहा है, उसकी रिपेयरिंग हुई है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ होता है बॉडी मेटाबॉलिज्म। इनका काम होता है बॉडी मेटाबॉलिज्म। तो ये काम हो गया हमारा विटामिन्स का। तो इनको थोड़ा थोड़ा करके हम डिस्कस करते हैं, बात करते हैं इन सब की। एक बार चलिए अगली स्लाइड पर चलेंगे। एक बार अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं। हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका क्या क्या फंक्शन है, किस तरह से एनर्जी हमें प्रोवाइड करवाते हैं, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें हमें देखनी है। तो देखिएगा कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये तो हम देख ही चुके हैं कि इससे एनर्जी हमें मिल रही है। एनर्जी के साथ साथ हम बात करते हैं कि ये जो एनर्जी है ये मिलती है अप्रॉक्स 4.2 किलो कैलोरी।
4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को बर्न करते हैं या 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एनर्जी का अमाउंट आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास 3 प्रकार के मिलते हैं। एक होते हैं मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनो, डाई और पॉली। देखिए यहाँ पर हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है कि मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि सिंगल यूनिट इनमें प्रेजेंट होगी। डाई का मतलब होता है डबल, यानी कि 2 यूनिट्स प्रेजेंट होंगी। और पॉली का मतलब होता है मोर देन 2, यानी कि 2 से अधिक जो यूनिट्स होंगी उनको हम इंक्लूड करते हैं किसके अंदर, पॉलीसैकेराइड के अंदर। तो मोनो, डाई और पॉलीसैकेराइड 3 तरह के हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनके एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर लिख कर चलता हूँ क्योंकि ज़्यादा डीप हम यहाँ नहीं जाएंगे। तो जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उसके अंदर ग्लूकोज की बात होती है, उसके अंदर फ्रक्टोज की बात होती है, उसके अंदर आपका गैलेक्टोज की बात होती है। इसी तरह से हम बात करें डाइसैकेराइड की अगर, तो डाइसैकेराइड के अंदर हम जो है माल्टोज की बात करते हैं, हम सुक्रोज की बात करते हैं और हम लैक्टोज की बात करते हैं। इसी तरह से पॉलीसैकेराइड के अंदर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करेंगे, काइटिन है। उसके अलावा मैं बात करूं सेल्यूलोज से, जो अभी हम पढ़ के आए हैं पहले सेल के अंदर। इसके अलावा हम बात करें ग्लाइकोजन है, या फिर हम कहें कि स्टार्च है। तो ये कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं हमारे मोनो, डाई और पॉलीसैकेराइड के। एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखना कि जो डाइसैकेराइड है उसके अंदर वास्तव में होना क्या चाहिए था। अगर हम मोनोसैकेराइड की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से हम लिखते हैं C6H12O6, या फिर हम इसको नोट कर सकते हैं CH2O होल 6, क्योंकि इससे जो 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, इसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो भी इसका आपको ध्यान रखना है, जो होता है 1:2:1। तो ये 1:1 का जो रेशो होता है वो CH2O होल 6 भी से लिखा जा सकता है और C6H12O6 भी इसको लिखा जा सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं डाइसैकेराइड की तो इसका डबल हमें करना था C12H24O12, लेकिन ये जो फॉर्म होती है ये अवेलेबल नहीं मिलती हमें नेचर के अंदर, ये फ्री फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होती। तो इसमें से हम एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं और फाइनली इसको कन्वर्ट कर देते हैं C12H22O11 के अंदर, C12H22O11। जब बात करेंगे अगर पॉलीसैकेराइड की, तो पॉलीसैकेराइड के टाइम पे हम लिखेंगे यहाँ पर CnH2nOn या फिर CH2O होल n। ये होते हैं हमारे कुछ फॉर्मुलेशन, यानी कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड की फॉर्मेशंस। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, उनको नोट करके चलेंगे। सबसे पहला सिंपल मोस्ट फॉर्म, ऑफ कार्बोहाइड्रेट या ऑफ कार्ब्स कौन होगी, ग्लूकोज रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं सैकेराइड प्रेजेंट इन किसमें, टेबल शुगर। टेबल शुगर समझते हैं, जिसको हम चीनी कहते हैं। चीनी में कौन से प्रकार की शर्करा उपस्थित होती है, कौन से प्रकार की इसमें सैकेराइड प्रेजेंट होती है। तो चीनी के अंदर कौन मिलेगा बच्चों, चीनी के अंदर हमें मिलता है सुक्रोज। अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो यहाँ से पूछा जाता है वो ये कि स्वीटनर का
स्वीटनर का एक होता है, हम बात करें अगर उसको एक मानक स्तर हम कह सकते हैं, स्वीटनर स्टैंडर्ड लिमिट या स्टैंडर्ड स्वीटनर का हम इसे मानक पैमाना कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि किसके आधार पर हम मिठास को जो है कम या ज़्यादा बोलेंगे। तो एक स्टैंडर्ड पैरामीटर जो होगा वो पैरामीटर बनाता है हमारा फ्रक्टोज। इसे हम सबसे मीठी शर्करा भी कह सकते हैं, क्योंकि जो फ्रक्टोज होती है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर जो है वो सुक्रोज का फॉर्मेशन कर देते हैं। उसके बाद हम बात करें अगर नंबर 4 पर, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमसे पूछा जाता है, सैकेराइड प्रेजेंट इन ग्रेप्स, अंगूर में कौन सी शर्करा पाई जाती है। देखिए अगर हम जनरली फ्रूट्स की बात करेंगे तो फ्रूट्स के अंदर, फ्रूट से याद रखना फ्रुक्टोज, फ्रूट से क्या रहेगा फ्रक्टोज, लेकिन जो ग्रेप्स होते हैं ये एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, तो इनमें फ्रक्टोज न मिलकर इनके अंदर कौन सी शर्करा प्रेजेंट होती है बच्चों, इनमें ग्लूकोज हमारा पाया जाता है, ग्लूकोज इसमें उपस्थित रहता है। ये हमारा हो गया फ्रूट्स के बारे में और ग्रेप्स यानी कि अंगूर के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक दो और है हमारे पास, जैसे मैं कहूँ अगर कि जो स्टार्च होता है, स्टार्च कहाँ होता है, स्टार्च होता है स्टोर्ड फूड, संचित भोजन के रूप में होता है, किसमें, इन प्लांट्स। उसके अलावा मैं बात करूं अगर सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज जो होता है ये आउटर कवरिंग का फॉर्मेशन करता है, किसमें, इन प्लांट्स एंड फंजाई, कवकों में और पादपों में जो है ये बाहरी आवरण का निर्माण करता है। या फिर हम बात करें सेल्यूलोज के अलावा ग्लाइकोजन की, तो जो ग्लाइकोजन होता है वो आपका प्रेजेंट होता है किसके अंदर, ग्लाइकोजन जो रहेगा वो आपका प्रेजेंट रहेगा स्टोर्ड फूड की फॉर्म में, किसमें, इन एनिमल्स। प्लांट्स में जो स्टोर्ड फूड रहेगा वो स्टार्च की फॉर्म रहेगी और जो एनिमल्स के अंदर स्टोर्ड फूड रहेगा वो ग्लाइकोजन की फॉर्म रहेगी। अब बचा लास्ट हमारा काइटिन, तो जो काइटिन होता है ये भी आउटर फॉर्मेशन बनाता है, आउटर कवरिंग बनाता है इन आर्थ्रोपोड्स। यानी कि आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव होते हैं उनका जो आउटर कवरिंग होता है, यानी कि जो बाहर का उनका जो घेरा होता है, बाहरी जो आवरण होता है, उस आवरण का निर्माण करने के लिए हमारे पास काइटिन प्रेजेंट होता है। तो बच्चों ये हमारा छोटा सा कार्बोहाइड्रेट था जो खत्म हुआ। अगर इसमें से आपको कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, जिसको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे उसे प्रोटीन। प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन का फॉर्मेशन हम बात करें हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये चारों मिलकर करते हैं और इन चारों से निर्माण होता है अमीनो एसिड का। और अमीनो एसिड की बात करें तो इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं मिनिमम 20 अमीनो एसिड्स, और इन 20 अमीनो एसिड्स में से दो पार्ट्स में हम इनको डिवाइड करते हैं। एक वो होंगे अमीनो एसिड 10 अमीनो एसिड जो हमें बॉडी फॉर्म करके देगी, शरीर द्वारा जो निर्मित होंगे वो होते हैं 10 अमीनो एसिड, और जो रिमेनिंग 10 हैं ये आते हैं कहाँ से, भोजन से। तो ये 20 अमीनो एसिड जो है मिलकर निर्माण कर देते हैं 1 ग्राम प्रोटीन का। तो ये जो अमीनो एसिड से हमने प्रोटीन बनाया है, इसके बेसिकली हम अगर देखें तो 3 पार्ट होते हैं, 3 प्रकार का हम इसे मानते हैं। प्रोटीन जो है वो 3 तरह का हम पढ़ते हैं। एक होता है सिंपल प्रोटीन,
एक होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, एक होता है डिराइव्ड प्रोटीन, सरल, संयुग्मी, व्युत्पन्न। यानी सीधी सीधी भाषा में अगर मैं कहूँ तो जो हमारा सरल प्रोटीन होगा ये सिर्फ और सिर्फ किससे बनेगा, अमीनो एसिड से बनेगा। ये जो होगा अमीनो एसिड प्लस एन एक्स्ट्रा ग्रुप, और जो हमारे व्युत्पन्न प्रोटीन होंगे ये हाइड्रोलाइसिस से हमें मिलेंगे। हाइड्रोलाइसिस किसका, ऑफ नेचुरल प्रोटीन्स। यानी कि जो प्राकृतिक प्रोटीन होते हैं उनका जल अपघटन अगर हम लोग करते हैं तो वहाँ से हमें प्राप्त होते हैं डिराइव्ड प्रोटीन यानी कि व्युत्पन्न प्रोटीन। तो यहाँ पर हमने तीनों तरह के प्रोटीन की बात कर ली, इनके एग्जांपल्स को भी यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। तो एग्जांपल्स के तौर पर जो सिंपल प्रोटीन होगा, एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो हमारा सिंपल प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन में आते हैं हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स, इस तरह के जो प्रोटीन्स होते हैं उनको हम बात करेंगे, उनको हम एक बार बात करेंगे किसके अंदर, सिंपल प्रोटीन के अंदर। कि जो सिंपल प्रोटीन होते हैं, सिंपल प्रोटीन में हम एग्जांपल्स की अगर बात करें तो एग्जांपल्स के तौर पर आ गया हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन और हमारे पास आ गया ग्लोबुलिन प्रोटीन। इसी तरीके से हमारे पास और प्रोटीन जो है यानी कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन रहेगा। कॉन्जुगेटेड की हम बात करेंगे एग्जांपल्स के तौर पर, यहाँ पर हम लेते हैं लाइपोप्रोटीन हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि लाइपेज ग्रुप यहाँ पर ऐड हो गया है। इसी तरह से न्यूक्लियोप्रोटीन हो गया, यहाँ पर न्यूक्लियेज हमारा ऐड हो गया है। इस तरह के जो हमारे एग्जाम्पल्स होंगे उनको हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन यानी कि संयुग्मी प्रोटीन। इसके अलावा जो डिराइव्ड प्रोटीन होते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन, ये हम अभी बात करें कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ नेचुरल प्रोटीन, यानी कि जो प्राकृतिक प्रोटीन होते हैं उनका जल अपघटन हम करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं और निर्माण करते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन का। इनके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं पेप्टोन्स को, या फिर हम कह सकते हैं पेप्टाइड्स, या एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ ले सकते हैं पैराकैसिनेट को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हमारे हो जाते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन यानी कि डिराइव्ड प्रोटीन्स के। ठीक है, तो एक बार हम आगे बढ़ेंगे, एक बार ये देख लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम अगले सेक्शन पर, यानी कि प्रोटीन के ही हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या रहेगा, जैसे कि हमने आपको अभी बताया था कि प्रोटीन जो होता है उसका काम होता है कि जो मसल्स होती हैं, बोन्स होती हैं या फिर जो टिश्यूज़ होते हैं उन सभी को रिपेयर करेंगे अगर वो डैमेज हो गए हैं, या फिर उनका नए सिरे से जो है निर्माण करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं, एक स्टेज होती है बच्चों के अंदर 0 to 14 ईयर्स, यानी कि 0 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे होंगे उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन का जो घटक होता है वो प्रोटीन को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि 0 to 14 ईयर्स की एज में जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, किसका? बोन्स का विकास होता है, टिश्यूज़ का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, या फिर हम कहें मसल्स का होता है। क्योंकि एक बॉडी स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होता है, जैसे आपने सुना होगा कि नवजात शिशु जब होता है तो उसमें हड्डियों की संख्या 300 होती है, बच्चे के अंदर 270 होती है। जब और एडल्ट हम स्टेज में आते हैं तो वहाँ पर 206 हड्डियों की संख्या रह जाती है। यानी कि हड्डियाँ आपस में क्या हो रही हैं? फ्यूज़ हो रही हैं, जुड़ रही हैं। दो छोटी छोटी हड्डियाँ मिलती हैं और एक मजबूत हड्डी का निर्माण करती हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पर जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? प्रोटीन के कारण हो रहा है। तो 0 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए मस्ट वाला जो हमारा फूड कंपोनेंट रहेगा, मस्ट रिक्वायर्ड
फूड कंपोनेंट इज प्रोटीन। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन का घटक जो रहेगा वो कौन रहेगा? प्रोटीन रहेगा। अब दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिसीज की बात हम करते हैं, रोगों की बात करेंगे कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन की कमी से दो रोग हमारे होते हैं। एक होता है क्वाशियोरकर और एक होता है मेरेस्मस। क्वाशियोरकर और मेरेस्मस। क्वाशियोरकर जो होता है वो बोन रिलेटेड डिसीज होती है, हड्डियों से संबंधित रोग होता है जिसके अंदर हड्डियों का विकास रुक जाता है। रिड्यूस्ड डेवलपमेंट या रिड्यूस्ड ग्रोथ ऑफ बोन्स, यानी कि हड्डियों का जो विकास रहेगा वो रुक जाएगा किसके अंदर? क्वाशियोरकर के अंदर। और क्वाशियोरकर की एक और खास बात होती है, इट ओनली अकर्स इन चाइल्डहुड स्टेज, यानी कि जो बाल्यावस्था होती है या बचपन की हम बात करें तो बच्चों के अंदर ही जो है क्वाशियोरकर डिसीज हमें देखने को मिलती है। दूसरा है मेरेस्मस। अब जैसे क्वाशियोरकर की हमने बात करी कि भाई प्रोटीन की जब कमी हो जाती है तो वहाँ पर हड्डियों का निर्माण जो है प्रॉपरली नहीं हो पाता है, हड्डियों का डेवलपमेंट जो है वो रुक जाता है। ठीक उसी तरह से मेरेस्मस भी है, ये भी हमारा किसके कारण हो रहा है? प्रोटीन की कमी के कारण। लेकिन इसमें डिफरेंस इतना है कि ये बोन रिलेटेड डिजीज थी, ये किससे रिलेटेड होती है? मसल्स रिलेटेड डिसीज होती है। मसल्स रिलेटेड डिसीज मांसपेशियों से संबंधित रोग है जिसके अंदर रिड्यूस्ड मस्कुलर ग्रोथ एंड जो मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं, बिकम वीक एंड लूज, यानी कि वो कमजोर और ढीली हो जाती हैं। तो ये बात हो गई प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन में इससे ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नया सेगमेंट आता है हमारा फैट्स यानी कि वसाएं। तो वसाओं की जब हम बात करेंगे तो वसाओं के अंदर सबसे पहला चीज़ ये कि ये काम किस लिए आती हैं, ये हम पहले बात कर चुके हैं आज ही। ये एनर्जी के लिए यूज़ होती हैं और जनरली अगर हम देखें 1 ग्राम वसा से तो सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर क्या मिलता है हमें? एनर्जी मिलता है 9.3 किलो कैलोरी। लेकिन कब मिलता है ये भी हम पीछे पढ़े थे, ये रहा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो फैट्स होती हैं इनके अंदर एनर्जी हमें मिलती है और किस स्टेज में मिलती है? केवल इमरजेंसी स्टेज में, यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट एनर्जी बनाना बंद कर देते हैं उसी अवस्था में हमें फैट्स जो है एनर्जी प्रोवाइड करवाती हैं। तो अब इसके बाद यहाँ पर जो हम आए इस वाले में, तो यहाँ पर हमने बोला 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी जो है प्राप्त होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एनर्जी केवल और केवल इमरजेंसी कंडीशन में रिलीज हो रही है, इसलिए इसे कहा जाता है इमरजेंसी सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आपने देखा होगा कि जो प्लेयर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनको अक्सर देखा होगा कि बीच में जैसे ही कोई ब्रेक उन्हें मिलता है तो आपने देखा वो पानी वगैरह पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, यानी कि हम बात करें जो ग्लूकोन डी वगैरह है, इस तरह की चीज़ें वो यूज़ करते हैं। क्या आपने देखा कभी वो अंडे खा रहे हैं? नहीं खाते हैं। क्या कभी वो मांस खाते हैं? कभी पनीर खा रहे हैं? नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने बोला कि 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी जो है बेशक रिलीज हो रही है, सबसे ज़्यादा भी है और इमरजेंसी स्टेज में भी हो रही है। लेकिन आप एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर जो हमने लिखा था कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइड करवाता है और यहाँ से एनर्जी मिलती भी कितनी है? 4.2 किलो कैलोरी। तो ये सिर्फ 4.2 मिलती है, यहाँ पर 9.3 मिलती है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि खाना किसको चाहिए सबसे ज़्यादा?
कार्बोहाइड्रेट्स को, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारी बकल कैविटी से यूगुला भाग से ही टूटना शुरू हो जाते हैं, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं और एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देते हैं। तो एनर्जी जो होती है वो सबसे फास्ट मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, सबसे ज़्यादा मिलती है किससे? फैट्स यानी कि वसाओं से। तो ज़्यादा जल्दी एनर्जी मिलने के कारण कार्बोहाइड्रेट्स के जो पॉइंट्स हमने लिखे थे उनके अंदर एक पॉइंट मैंने नहीं लिखा था आपका, वो क्या था? वो ये था कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इनको कहा जाता है सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी। आकस्मिक ऊर्जा का स्रोत इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? आकस्मिक ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हमें नोट करना था ये पॉइंट, तो ये आपको समझाने के लिए मैंने पेंडिंग में रखा हुआ था। तो सोर्स ऑफ इमरजेंसी एनर्जी तो कहा जाएगा किसको? वसाओं को। और सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी यानी कि आकस्मिक ऊर्जा का स्रोत वो किसको कहा जाएगा प्यारे बच्चों? वो कहा जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स को। तो ये बात हो गई वसाओं के बारे में कि इनमें से एनर्जी जो है 9.3 किलो कैलोरी मिलती है और साथ ही साथ इसे इमरजेंसी सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। इसके बाद जो वसाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? तो वसाएं जो होती हैं वो बेसिकली हमें दो प्रकार की मिलती हैं। एक होती हैं सैचुरेटेड फैट्स और एक होती हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। इनको कहा जाएगा संतृप्त वसाएं और इन्हें कहा जाएगा असंतृप्त वसाएं। तो संतृप्त वसाएं और असंतृप्त वसाएं इनमें क्या अंतर होता है? तो इनकी जनरल सी मैं चीज़ आपको बता देता हूं कि जो संतृप्त वसाएं होती है, संतृप्त वसाओं के अंदर हमेशा ध्यान रखना कि ये वो वसाएं होती हैं जो फुली कंसंट्रेटेड हैं, यानी जिनमें और ज़्यादा हम फैट्स का अमाउंट ऐड नहीं कर सकते, उनको सैचुरेटेड फैट्स या संतृप्त वसाएं कहा जाएगा। लेकिन जब हम कहेंगे कि इनके अंदर और ज़्यादा वसाएं हम ऐड कर सकें, यानी कि जो फुली कंसंट्रेटेड ना हो, तो उनको हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त वसाएं कहेंगे। तो संतृप्त और असंतृप्त दो तरह की वसाएं हमारे पास आ गई। इनके अंदर एग्जाम्पल्स की जब हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संतृप्त वसाओं के अंदर हम बात करते हैं रॉ मीट, कच्चा मांस हो गया जिसे गोश्त कहा जाता है। इसके बाद एक एग्जाम्पल इसका हो जाता है एग योक यानी कि अंडे की जर्दी। एक इसका एग्जाम्पल हो जाता है कोलेस्टेरॉल। इसके अलावा हम बात करें जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स में हम इंक्लूड करेंगे जैसे घी हो गया। इसके अलावा हम बात करेंगे पनीर की, या फिर हम कह सकते हैं बटर। तो ये जो चीज़ें हैं ये किसका एग्जाम्पल्स होते हैं? सैचुरेटेड फैट्स का यानी कि संतृप्त वसाओं का। लेकिन जब हम अनसैचुरेटेड फैट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कहते हैं कि भैया अनसैचुरेटेड फैट्स के अंदर हम इंक्लूड कर रहे हैं रिफाइंड ऑयल हो गया, जैसे आप सफोला, राग ये सब यूज़ करते हो, रिफाइंड ऑयल। या फिर हम करें वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल में ये नाम तो आपने सुना ही होगा, डालडा, वही होता है वेजिटेबल ऑयल। यानी कि जो हम खाने में प्रयोग करते हैं वो उनको जो है वेजिटेबल ऑयल्स कहा जाता है। जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया यानी कि सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल हो गया, या हम कहें पीनट ऑयल हो गया, या हम कहें भाई हमारा जो है आलमंड ऑयल हो गया। ये सब क्या है? अनसैचुरेटेड फैट्स। हाँ, एक चीज़ और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि हमें लिखना है किसके अंदर? सैचुरेटेड फैट्स के अंदर। और वो इम्पोर्टेंट क्या रहेगा? वो इम्पोर्टेंट रहेगा कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल।
नारियल का तेल भी आपने देखा होगा ना कि वो जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन चला जाता है तो वो जम जाता है। हम हाथ पे रखेंगे तुरंत पिघल जाएगा, सिर्फ हमारी हथेली की जो गर्मी होती है उसी के कारण वो पिघल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस आ जाते हैं हमारे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स के अंदर। इसके बाद एक हम बात करेंगे कि जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है, सामान्य कमरे का जो ताप है उसके ऊपर जो वसाएं होती हैं सामान्य कमरे के ताप पर लिक्विफाइड कंडीशन में या लिक्विफाइड स्टेट में पाई जाती हैं, द्रवित अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस ले जाएंगे तो ये जो फैट्स हैं फैट्स बिकम इन सॉलिड और सेमी सॉलिड स्टेज, यानी कि जमना शुरू हो जाती हैं जैसे ही उसको लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ले जाया जाता है। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जनरली वे वसाएं जो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर जम जाती हैं, वो वसाएं लगभग सभी वसाएं क्या होती हैं आपकी, वो सारी वसाएं होती हैं सैचुरेटेड फैट्स यानी कि संतृप्त वसाएं। और जो जनरली नहीं जमती हैं वो होती हैं आपकी असंतृप्त वसाएं, अनसैचुरेटेड फैट्स। ठीक है, तो इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं और फैट्स को हम ख़त्म करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। एक बार आप इसको अगर देखना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हो गया। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर हम बात करेंगे कि जो फैट्स होती हैं, वसाएं होती हैं, उनको सोर्स ऑफ इमरजेंसी एनर्जी कहा जाता है। ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इसके अलावा इनको कहा जाता है हीट रेजिस्टेंट ऑफ बॉडी, यानी कि शरीर की ऊष्मारोधी इनको कहा जाता है, यानी कि ऊष्मा को जो है ये रोकने का काम करती हैं, यानी कि इंटरनल हीट को बाहर नहीं जाने देती हैं और बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देती हैं। ठीक उसी तरह से एक और पॉइंट इसमें रहेगा कि ये जो वसाएं होती हैं ये प्रिवेंट करती हैं, बचाती हैं, किससे, एक्सटर्नल जर्क से, यानी कि जो बाहरी आघात होते हैं उनसे जो है रक्षा करती हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे किसके बारे में, फैट्स यानी कि वसाओं के बारे में। इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप सभी से यही अनुरोध है कि अपनी तैयारी को जो है लगातार बनाए रखें, अपनी तैयारी में कंटिन्यूटी रखें। बीपीएससी का एग्ज़ाम आपसे सिर्फ 20 कदम दूर है, इवन 20 नहीं, सिर्फ 10 ही मान के चलिए, क्योंकि 2, 4, 5 दिन तो आपको रिलैक्स करने के लिए भी चाहिए होंगे। तो तैयारी करते रहिए बच्चों। जय हिंद, जय भारत।